हेलो। हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर, फाइनली जो है आज ये लेक्चर आप लोगों के पास जाएगा और ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम संपूर्ण मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत को हम पढ़ेंगे। पहले बता दूं तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुका हूं और आप किए हैं या नहीं किए हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत और इस एक लेक्चर में पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत को हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एकदम अच्छे ढंग से। जो भी आपके सिलेबस में आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं और जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, वो पूरे के पूरे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे और कवर किए गए हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार इस लेक्चर को आप जरूर देखेंगे और साथ में एक प्यारा सा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और मैं बात करूं तो ये लेक्चर ही हमारा पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स है, तो इसलिए आप इसे ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, ठीक है। देखिए, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है उसे डाउनलोड उसे ज्वाइन कर लें उसके थ्रू टेलीग्राम को, या तो आप हमारे ऐप को जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है शिक्षा हब के नाम से ही जाकर सर्च करेंगे तो उसे इंस्टॉल करके वहां से भी पीडीएफ आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइनली आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर रहेगा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। देखिए, मध्यकालीन भारत का जब शुरुआत हुआ तो सबसे पहले जो है भारत पर जो है मुस्लिमों का आक्रमण जो है शुरू हुआ। और अगर बात करें तो इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है हमारा अरब के आक्रमणकारी और दूसरा है तुर्क आक्रमण, यानी कि कुछ तुर्क के शासक और कुछ अरब के शासक जो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत पे आक्रमण किए हैं। उसमें भी बात करें कि अरब के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम जो रहा वह आक्रमण किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और तुर्क में बात करें तो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी जो है ये हम आपको कैटेगराइज करके बता रहे हैं। फाइनली अगर बात करें तो हम इसके डिटेल में पूरी डेप्थ जानकारी देंगे। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी रहे हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। फाइनली जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहां देखेंगे कि जब भारत पर अरब का आक्रमण हुआ, पहले हम लोगों ने देखा इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर मैं एक एक करके पूरे को डेप्थ में बताऊंगा। डेप्थ में उतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं उतना बता दूं जितना आपकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एग्जाम बहुत पास आ गया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप एकदम एक्टिव मोड में बैठे हैं। और मैं ईमानदारी पूर्वक बता दूं कि अगर आप अपने माइंड ओपन माइंड से बैठे हैं तो इतना गारंटी है कि आप लेक्चर देखते ही आप लगभग 70 से 80% कंटेंट जो है ना आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बात की बातें हैं, नोट्स बनाइएगा और रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले देखिए, भारत पर अरब का आक्रमण जो हुआ सर्वप्रथम 711 ईस्वी में अबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था। ध्यान से सुनिएगा कि 711 ईसा में अबैदुल्ला नाम का एक कोई व्यक्ति था, उसी के नेतृत्व में जो है एक अभियान जो है सिंध भेजा गया, किंतु वह पराजित हो गया, वह सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। 711 में जो अभियान चलाया गया था अबैदुल्ला के नेतृत्व में भारत पे, वह सक्सेस नहीं हुआ था सिंध में और वह मारा गया था, ठीक है। फिर दूसरा जो हुआ बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। दो आपको अभियान देखने को मिला भारत के पक्ष में, और ये दोनों के दोनों जो हैं पक्ष में नहीं, भारत के लिए, और ये दोनों के दोनों असफल रहे, दोनों के दोनों सक्सेस नहीं हुआ। फिर तीसरा अभियान होता है 712 ईसा में, जो मोहम्मद बिन कासी के नेतृत्व में होता है,
और मोहम्मद बिन कासिम जो था वह सफल होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। यानी कि आपको बताए कि ये अरब के आक्रमणकारी जो रहे वह सिंध पे ही आक्रमण किए, और उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। और तीसरा जब अभियान अरब के लोगों ने किया, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम किया था, उसमें एक आपको बता दें कि उस समय की जो बातें थी, दाहिर जो था उस समय सिंध का शासक था। ठीक है, बाकी थोड़ा वेट कीजिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं वहां तक आप अभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब युद्ध हुआ, अभियान चलाया गया, तो उस समय शासक जो था दाहिर था सिंध का, और वह मारा जाता है किसके थ्रू? मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू। ये तीसरा अभियान में होता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान को भी जीत लिया। देखिए, सिंध को जीता 12 में, नेक्स्ट 13 में उसने मुल्तान को भी जीता। अब बात करते हैं कि आगे की स्लाइड में, तो आगे देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पे आक्रमण किया और अपने सत्ता को स्थापित किया, तो उतना डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखिए, एक मैराथन क्लासेस में आपको वही चीज दिए जा सकता है जो आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मोहम्मद बिन कासिम का जब शासन हुआ तो उसने क्या किया कि जजिया कर लगाया। अब ये जजिया कर क्या होता है, सुनो। जजिया कर एक सुरक्षात्मक कर है, टैक्स है, जो गैर मुसलमानों पे लगा है। यानी कि मुसलमान को नहीं देना है, जो भी मुसलमान के अलावा कोई और धर्म के हैं उनको देना है। जैसे कि देखो ध्यान से कि जजिया कर से निम्नलिखित लोग को मुक्त किया गया था। मुसलमानों के अलावा कुछ और ऐसे लोग हैं जिसे जजिया कर से मुक्त किया गया। जैसे कि बच्चों को जजिया कर से मुक्त किया गया था, बुढ़ों को भी मुक्त किया गया था, औरतों को मुक्त किया गया था, विकलांगों को और ब्राह्मणों को, इन 5 लोगों को जजिया कर से मुक्त किया गया था। ओके, फिर नेक्स्ट जो थोड़ा सा भी ओवरव्यू देख रहे हैं, ध्यान से मैं बार बार ये बातों को रिकॉल कर रहा हूं। फिर बाद में मोहम्मद शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया। अब बता दें कि एक ऐसा शासक था मध्यकालीन भारत का जो ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया, वह है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ो और थोड़ा सा और जानकारी ले लो भारत पर अरब आक्रमणकारियों से रिलेटेड। अकबर ने 1564 ईसा में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, अकबर जो था, जब अकबर का शासन स्थापित हुआ हमारे भारत में, तो 1564 ये डेट याद रखिएगा। इस डेट पे जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है, किसके थ्रू? अकबर के द्वारा। फिर बाद में औरंगजेब बनता है शासक, और औरंगजेब जब शासक बनता है तो फिर 1679 में पुनः जजिया कर लगा देता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं जजिया कर से रिलेटेड। देखिए, अगर पूछा जाए कि जजिया कर संपूर्ण रूप से यानी कि समाप्त करने वाला, अंतिम रूप से समाप्त करने वाला कौन है, तो वह है मोहम्मद शाह रंगीला। इनके थ्रू समाप्त हुआ था। लेकिन अकबर जो था वो कुछ दिनों अपने शासन काल तक समाप्त किया था। फिर उसके बाद के जो शासक आए जिनका नाम था औरंगजेब, उन्होंने 1779 में फिर पुनः जजिया कर लगा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जजिया कर भी समाप्त होता है। लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था। फिर आगे आकर के ये 1564 में अकबर समाप्त कर देता है, लेकिन फिर पुनः जो है औरंगजेब लगाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जजिया कर लगाने वाले, पुनः जजिया कर लगाने वाले शासकों का नाम बताएं निम्नलिखित में से। तो देखो डियर, क्वेश्चन तो अनेक टाइप से फ्रेम किए जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं एक बात कि मैं बस कुछ और दिनों में मैं आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा, और एकदम वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कराऊंगा लाइव आकर के। मैं उम्मीद करूंगा कि वो आपको मजे आएंगे करने में। ठीक है, फिर अभी पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अरबों की सिंध विजय के क्या कारण थे, यानी कि बात करें जो सिंध पे आक्रमण कर रहे थे अरब के आक्रमणकारी, जो अरब के कुछ शासक, कुछ लोग, व्यक्ति थे।
आखिर हमारे ये जो सिंध था उस पे विजय प्राप्त करने का आखिर क्या कारण रहा, क्या रीजन रहा कि सिंध के लोगों पे, सिंध के प्रांतों पे अरब के लोगों ने, अरब आक्रमणकारियों ने वहां पे क्या किया, वहां पे विजय प्राप्त किया और ये सिंध जो है विफल रहा अपने सफलता में। देखिए पहले बात करें अनेकों कारण, लेकिन मेजरली हम कुछ चीजों को, कुछ पॉइंट को देखेंगे। पहला है राजनीतिक कारण। मुसलमान राज्य का विस्तार था उस समय और जो भी हिंदू शासक थे उनमें जुड़ाव नहीं था, लगाव नहीं था, एक प्रकार का बात करें तो संबंध नहीं था कि हम अपने इस राज्य को अपने लोगों से संबंध रख करके उनके प्रॉब्लम में हम भी सहायता करें, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भी एक रीजन था। आर्थिक कारण भी इसमें आता है। भारत समृद्ध देश था उस समय, भारत बहुत ही समृद्ध देश था, अतः यह अधिकार लेकिन ये जो है अधिकार करके धन प्राप्त करना, ये कुछ कारण रहे। थर्ड है इस्लाम धर्म का प्रचार जो था बहुत चरम सीमा पर था और इस्लाम धर्म का प्रचार भी सिंध का पराजय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये मेजरली 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, याद रखिएगा मस्तिष्क में। आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं तुर्क के जो आक्रमणकारी रहे हैं, आखिर तुर्क के आक्रमणकारी जो हैं वो भारत पे कैसे आक्रमण किए और कैसे अपनी सत्ता को स्थापित किए। देखो, तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जनजाति, ओके, यहां से देखेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको कुछ चीजें मैं यहां से क्लियर करूंगा, ठीक है, ओके। तो डियर देखो, यहां से कुछ चीजों को मैं यहां से क्लियर करूंगा। देखो, तुर्क के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जनजाति जो थी वह 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनवी साम्राज्य या यामनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। ठीक है, किस साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कि गजनी या यामनी कह सकते हैं आप, गजनी या यामनी साम्राज्य, जिसकी राजधानी जो थी गजनी थी। ध्यान से सुनिएगा, अल्पतगीन जो था वह 962 से 977 ईसा में इसका कार्यकाल था, इसका कालखंड था। बात करें इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी गजनी थी, ठीक है। और इस देखिए, अल्पतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया था, ठीक है। इसने इनमें से एक सुबुक्तगीन था। ये 1700 अधिकारियों को जो है नियुक्त किया था, लेकिन उन 1700 में से एक सुबुक्तगीन नामक व्यक्ति था। उसने क्या किया? अल्पतगीन ने अपने वर्चस्व को फैलाया और फाइनली आपको बता दें कि उसने एक साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उन 1700 लोगों में से सुबुक्तगीन को ही एक शासक के रूप में भारत के कुछ प्रांतों पे बैठा करके वो चला जाता है। फिर ठीक है, आगे चलते हैं। रीजन क्या है जाने की, वहां तक आपको पढ़ना नहीं है। अब देखना है कि सुबुक्तगीन जो था इसका क्या जर्नी रहा आक्रमण के बाद से इस भारत में, उनको थोड़ा सा उसे जान लेते हैं। देखिए, 977 से 997 तक इसका कार्यकाल रहा, कालखंड रहा, शासन किया इसने। देखिए, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी जो रहा सुबुक्तगीन था। कौन था? भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। फिर बात करते हैं इसने क्या किया। 986 ईसा में पंजाब के शाही वंश के शासक, ठीक है, पंजाब का जो शाही वंश था उसके शासक जयपाल पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया। देखो ध्यान से कि सुबुक्तगीन ने सबसे पहला सर्वप्रथम जो है आक्रमण कहां किया? पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर, और क्या किया? उसे पराजित कर दिया। फिर बात करते हैं सुबुक्तगीन की मृत्यु
उसके बाद उसके 2 पुत्र रहे। यहाँ देख सकते हैं कि उसके 2 पुत्र रहे। तो उसके 2 पुत्रों की मैं बात करूं तो कौन कौन, तो पहला था अब्दुल कासिम मोहम्मद और दूसरा है इस्माइल। ठीक है, ये 2 इनके पुत्र थे, इनके नहीं इसके पुत्र थे। ठीक है, मैं बात करूं कि दोनों के मध्य जो है उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम मोहम्मद विजयी हुआ और अब्दुल कासिम मोहम्मद गजनवी के नाम से शासक बना। ध्यान से सुनना मेरे बातों को। यह सुबुक्तगीन ही जो व्यक्ति था जो शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और पंजाब प्रांत को जीता। जीतने के बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है, अब इसकी मृत्यु कब होती है उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए। तो इसके 2 पुत्र रहे। इसके 2 पुत्रों में से पहला पुत्र जो था अब्दुल कासिम मोहम्मद था, दूसरा था आपका इस्माइल। ठीक है, और जब फाइनली अगर बात करें कि जब 2 पुत्र हैं और अचानक पिता की मृत्यु हो जाती है तो राजा बनने के लिए जो है युद्ध होता था, और एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा युद्ध होता था, जो इस प्रकार से इन दोनों भाइयों ने भी किया। लेकिन इन दोनों भाइयों में अब्दुल कासिम मोहम्मद जो रहा विजयी रहा और इसी ने ही शासन किया। गजनवी के नाम से ये शासक करता है। और चलिए अब जानते हैं कुछ इसके बारे में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और मैं गारंटी लेता हूं एकदम 100% कि अगर आप हमारे इस लेक्चर को, मध्यकालीन भारत के इस लेक्चर को देख लेते हैं और देखने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। रहा बात क्वेश्चन, क्या सर आप इतना जो पढ़ा रहे हैं मध्यकालीन भारत से, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे? तो मैं फाइनली बता दूं कि आपको कि क्वेश्चन कहां से आएंगे ये तो मैं नहीं बताता और ना ही मैं जानता हूं। ये झूठों की कहानी मैं नहीं बताता, झूठी कहानी। देखो, लेकिन इतना तो गारंटी है कि प्रीवियस ईयर में आपसे कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन जब पूछे गए हैं तो ये तो गारंटी है कि भाई जब यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस बार भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं जो दायरा बता रहा हूं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एकदम गारंटी मानो कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, PYQ लगा लो। बस देखना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरा गारंटी है। देखो, अब पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी आपको मैं बता चुका हूं कि पहले किसके पुत्र रहे हैं और कैसे शासन स्थापित किया और कैसे सत्ता को प्राप्त किया। फाइनली अभी कुछ और चीजें इनके बारे में जानते हैं। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनवी 998 ईसा में गद्दी पर बैठा। कब? 998 में ये गद्दी पर बैठता है। देखो, इसने जो है 1000 से लेकर के 1027 ईसा के बीच कुल 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया है। कौन था? मोहम्मद गजनवी ही एक शासक था जो 1000 से लेकर के 1027 के बीच में कुल मिलाकर के 17 बार जो है हमारे इस प्यारे भारत पे इसने आक्रमण किया है, लगातार आक्रमण करता रहा। देखो, बात करते हैं मोहम्मद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर का कुछ हिस्सा था उसे जीता और उस पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन वहां से ये विजय प्राप्त करके ये अपने देश वापस लौट जाता है। यानी कि मैं बता दूं कि इन लोगों का मेन मकसद था हमारे इस भारत की जो समृद्धि थी उनको लूटना, उसको लूट करके अपने देश ले जाना और भोग विलास करना, यहां पे सत्ता स्थापित करना इनका कोई मकसद नहीं था। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे तो आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये शासक करना क्या चाहते थे। क्या सत्ता स्थापित करना चाहते थे? तो ऐसा नहीं है। आप शुरू में ही देखें कि अलप्तगीन नामक जो एक व्यक्ति आया था उसने सुबुक्तगीन को शासक बनाया और वो लौट गया। वैसा ही ये देखिए। अब देखते थोड़ी जानकारी मोहम्मद गजनवी के प्रमुख भारतीय अभियान, जो मैं 17 बार कहा। पहला जो था 1000 से 1 से लेकर के 2 में, जो किस राज्य और किस स्थान की बात है? देखो, हिंदू शाही राज्य की बात है। उस समय उसका शासक राजा जो था जयपाल था, उसके विरुद्ध इसने आक्रमण किया।
फिर जब बात आती है 5 से 6 के बीचों में, तो 5 से 6 के बीच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ये बात है मुल्तान की, ठीक है, मुल्तान को भी इसने इस मुल्तान पे भी इसने आक्रमण किया। और उस समय अब्दुल फतेह दाऊद जो थे वहां के शासक थे। कब? जब गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया मुल्तान पे, फिर से दोबारा हिंदू शाही राज्य पे आक्रमण किया। उस समय शासक जो था आनंदपाल था। फिर 1012 से 13 के बीच थानेश्वर पे आक्रमण किया और वहां के शासक राजा राम थे। फिर बात आता है 18 से 19 के बीच कन्नौज पे आक्रमण किया और वहां के शासक राज्यपाल थे। फिर 20 से 21 के बीच कालिंजर पे किया और वहां के शासक विद्याधर थे, ठीक है। और 1025 जो था ये सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ, वहां के शासक भीमा प्रथम थे, वहां पे आक्रमण करता है। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयंकर आक्रमण था इसका। और वहां से ये क्या करता है, मैं हर आक्रमण पे इसका हर एक युद्ध पे में देखा तो ये कुछ नहीं करता है। वहां पे सोमनाथ मंदिर की मूर्तियों को तोड़फोड़ किया, वहां से जो भी धन और संपत्ति था उसको लूटा और लूट करके अपने देश पुनः लौट गया, पुनः लौटा। तो देखो इन लोगों का मेन मकसद यही था कि मुझे धन लूटना है, लूट कर अपने राज्य लाना है और राज्य ला करके अच्छे से भोग विलास करना है, और कुछ इनका कारण नहीं था प्यारे। बात करते हैं मोहम्मद गजनवी की, तो देखो थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में। मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईसा में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मंदिर को लूट के जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया और उससे कुछ संपत्ति वापस लूट लिया। जब ये 16वां आक्रमण किया था 1025 में सोमनाथ मंदिर पे, और ये आक्रमण किया और आक्रमण करके लौट रहा था अपने देश, लेकिन रास्ते में कुछ जाट थे, जाट एक प्रकार का जाति है, उसने क्या किया फिर भाई इस पे आक्रमण किया और आक्रमण करके कुछ संपत्ति को उसने छीना, ठीक है। मोहम्मद गजनवी अपने अंतिम आक्रमण जो है 1027 में जाटों के विरुद्ध किया। वही जाट जो जा रहा था मोहम्मद गजनवी और उसके रास्ते में अवरुद्ध बने और उससे संपत्ति को छीना, उसके विरुद्ध अंतिम था। और 1030 ईसा में मोहम्मद गजनवी की मौत हो जाती है, ठीक है। देखिए बात करते हैं, ये मोहम्मद गजनवी तुर्क का था और उसके साथ जो है फिरदौसी, अलबरूनी तथा उत्बी जैसे इतिहासकार भी आए थे, ठीक है। ये 3 इतिहासकार जो है भारत आए थे किसके समय? मोहम्मद गजनवी के समय। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इतिहासकारों का नाम, और इन इतिहासकारों के द्वारा लिखित इतिहास की जो पुस्तकें हैं उसको जानना। तो मैं आपको यहां से पहले ही मैं बता चुका हूं कि देख सकते हैं, यहां से थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं और बैक जाकर के देखिए, फिरदौसी ने जो लिखा था वो शाहनामा लिखा था। किसके समय में? मोहम्मद गजनवी के समय फिरदौसी जो आया था वो शाहनामा जो पुस्तक है उसकी रचना किया। अलबरूनी ने किताब उल हिंद का रचना किया और उत्बी ने किताब उल यामिनी की रचना किया। मैं बता दूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको बता दें कि जब मोहम्मद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो बहुत ही ज्यादा मूर्तियों का जो है विध्वंस किया था, भंजन किया था, इसलिए मूर्ति भंजक भी इसे कहा जाता है। किसे? मोहम्मद बिन कासिम को। और बुत सीकर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा उसे देख लेते हैं। भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है। दूसरा है पंजाब, सिंध तथा मुल्तान के गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति पर मुसलमान शासक की स्थापना हुआ। थर्ड है भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया, ठीक है। थर्ड है भारतीय कला को नष्ट किया, जो कि मूर्ति को ध्वस्त किया था, तो भारतीय कला संस्कृति ही था। भारत का धन गजनी ले गया, अपने देश को ले गया, ये कुछ प्रभाव पड़े। फिर बात करते हैं मोहम्मद गौरी।
देखिए यहां पे ध्यान से कि 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर्य वंश का उदय होता है। कब? 12वीं शताब्दी के समय जो है गौर्य वंश का उदय होता है और उसके साम्राज्य का आधार जो था उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। ध्यान से सुनिएगा कि इस साम्राज्य के उदय का जो आधार मानते हैं, बेस जो मानना जाता है, वह है उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान। ओके, बात करते हैं 1173 की। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौर्य का शासक बना। नेक्स्ट देखेंगे कि 1175 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया, यह पहली वजह थी। ओके, फिर बात करते हैं 1178 में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहां के शासक भीमा द्वितीय ने उसे बुरी तरह से पराजित किया और यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। याद रखिएगा कि तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय कब हुई? तो 1178 में। किसके बीच? तो तुर्क आक्रमणकारी जो रहे मोहम्मद गौरी, जो भीमा द्वितीय से युद्ध किया, भीमा द्वितीय ने उन्हें पराजित किया। देखिए बात करते हैं 1119 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बातों को कि आपको ये बात ध्यान देना है कि 1119 जो था वो तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ओके, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपको ये बातें याद रखनी होगी। किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो था पराजित होता है और गजनवी वापस भाग जाता है, लौट जाता है, क्योंकि उसे तो कुछ दिखता नहीं है प्यारे। फिर बात आता है 1192 में, तो तराइन का दूसरा यानी कि द्वितीय युद्ध होता है और यह भी जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही होता है। लेकिन उस समय जो है गजनी जो था वो भले ही 2 कदम ना 10 कदम पीछे आया था, लेकिन बहुत ही तैयारी के साथ आया था और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और उन्हें बंदी बना लेता है। ठीक है, फाइनली आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं। अब मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान के बारे में कुछ जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी 1175 में मुल्तान पे आक्रमण किया था। उस समय के शासक जो रहे हैं, बात बता दे तो करमाथी वंश था। 78 में गुजरात पे किया, उस समय का शासक भीमा द्वितीय था। 81 में पंजाब पे, उस समय के शासक खुसरो मलिक था और 86 में पंजाब पे ही किया, उस समय भी खुसरो मलिक ही था। और 91 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान उसके शासक थे वहां के, और द्वितीय युद्ध भी 92 में हुआ, उस समय पृथ्वीराज चौहान ही वहां के शासक रहे हैं। फिर कनौज पे आक्रमण करता है 94 में, वहां के शासक जयचंद्र रहे, और 95 में आक्रमण करता है बयाना पे, वहां के शासक की मैं बात करूं तो कुमार पाल रहे हैं। ठीक है, लास्ट करता है 1205 में और वह खोखरों से युद्ध किया और वहां के शासक अभी तक अज्ञात हैं, कुछ भी ज्ञात नहीं है। ओके, फाइनली आगे की ओर बढ़ते हैं। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा था, अंतिम था। मोहम्मद गौरी के सेनापति द्वारा विजित क्षेत्र। मोहम्मद गौरी के सेनापति में से एक है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है बख्तियार खिलजी। आगे चलकर यही दोनों ने अपने सत्ता को स्थापित करता है और शासन भरपूर करता है। पहले देख लेते हैं 1196 में अजमेर विजय इनके सेना के द्वारा, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने किया। फिर 1197 में बदायूं विजय और 1202 से 3 में बुलदेल खंड विजय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी के क्या था, सेनापति था। दूसरा बख्तियार खिलजी है, और बख्तियार खिलजी की मैं बात करूं तो ये 1157 में बिहार विजय किया था और उसके बाद 1205 में बंगाल विजय। बात करते हैं 1198 में, तो मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किया था। बहुत ही एकदम घटिया किस्म का इंसान है, और मैं बता दूं कि इन शासकों को हम नहीं चाहते हैं कि पढ़ें, फिर भी क्या पता क्यों हमारे सरकार को यह समझ में नहीं आता है कि आखिर इन सब चीजों को सल्तनत, बस हमें वहीं तक जानना है
फिर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा दिल्ली सल्तनत। अब यहां से दिल्ली सल्तनत की जो है आरंभ होती है और वह है 1206 से 1526 तक। हम इन पूरे कालखंड को, पूरे समय को दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं और आज इससे जो भी हमारी इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारे एग्जाम के लिए उसे प्राप्त करेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंश के शासकों ने शासन किया था। कितने? 5 वंशों के शासकों ने शासन किया था 320 वर्षों में दिल्ली सल्तनत पे। पहला बात करें तो गुलाम वंश जो 1206 से 90 तक शासन किया। फिर बात करते हैं खिलजी वंश जो 90 से लेकर के 20 तक शासन किया। और फिर बात करते हैं तुगलक वंश जो 20 से 1414 तक शासन किया। फिर बात करते हैं सैयद वंश जो 1414 से 51 तक और लोधी वंश 51 से 26 तक शासन करता है। इन 5 वंशों के बारे में हम ओवरऑल जानेंगे तो हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं, फटाफट से टॉपिक को कंप्लीट करना है। मैं चाहता हूं कि जितना शॉर्ट टाइम में आपको मैं इस लेक्चर को प्रोवाइड कर दूं। सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश भी कहा जाता है। दास वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहले बताया हूं, ठीक है, जो सेनापति नहीं, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब देखिए, पहले के समय जो था शासक जो थे वह अपने गुलामों की खरीद और बिक्री करते थे। कीन वेश होता था बाजार में, एक वस्तु की भांति जो है दासों का क्रय विक्रय होता था। तो मोहम्मद गौरी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को कहीं से खरीद करके लाया था, खरीदा था। तो उतना डेप्थ तो मैं नहीं चाहता बताऊं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू मैं दे दिया, ठीक है। देखिए, इसलिए इस वंश को दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी जो है शासन नहीं करता है, धन को लूटपाट करता है और फिर चला जाता है और अपनी ये शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सौंप देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जो अपने राजा अपने मैं बात करूं मालिक के प्रति इतना निष्ठावान था, इतना ईमानदार था कि इसने अपने आप को कभी भी राजा या शासक से संबोधित नहीं किया और ना ही उस सुख और ना ही उस भोग विलास कर पाया उस संपत्ति को। आगे देखिए, मैं बता दूं कि कुछ विद्वान जो हैं इस वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता के गुलाम वंश, यानी कि गुलाम संतान। बात करेंगे इसमें, पहले हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को जो 6 से 10 तक ही शासन करता है। फिर आता है आराम शाह जो कि कुछ दिनों के लिए आता है। फिर इल्तुतमिश आता है, 10 से 36 ईसा तक ये शासन करता है। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है, ये कुछ दिनों के लिए ही आता है। फिर रजिया आती है जो दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली महिला शासिका थी और सबसे पहली मुसलमान शासिका भी थी। ये 1236 से 1240 तक शासन करती है। फिर बहराम शाह आता है, 1240 से 1242 तक शासन करता है। फिर अलाउद्दीन महमूद शाह आता है, फिर नसरुद्दीन महमूद आता है, फिर बलबन आता है और फिर कैक्यूबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स जो आता है, वहीं पे इस गुलाम वंश का अंत होता है। कुल मिलाकर के 11 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस गुलाम वंश से रिलेटेड। ओके, तो चलिए पहले शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कुछ भी मुकुट वगैरह नहीं पहनता था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट कर वापस अफगान गया, उसने भारत में अपने दासों के नियुक्त किया जो भारत में उसके नाम से शासन करे। ठीक है, बस इसका यही मेजर पॉइंट है। अब बात करते हैं राज्यारोहण की, यानी कि इसकी राज्य अभिषेक की। तो मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईसा में को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ था। याद रखिएगा कब?
लाहौर में हुआ था। कब? जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ था। मोहम्मद गौरी का मृत्यु 25 जून 1206 को हुआ था और इसका राज्यारोहण भी उसी समय हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपहसार की उपाधियों के साथ शासन किया था इसने। ठीक है, देखिए बात करते हैं जो ये ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी कुछ उपाधि। इसका उपाधि था लखता या लाख बख्श, दूसरा है हातिमा ताई और तीसरा है कुरान खा। कुरान ये बहुत ज्यादा पढ़ता था और कुरान का विख्यात जो है विद्वान ये था, बहुत ही बड़ा विद्वान कुरान का रहा है। ऐबक के दरबारी विद्वान जो रहे दो रहे, हसन निजाम और फख्र ए मुदाविर। ठीक है, ये दो विद्वान इसके रहे हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। अब बात करते हैं, देखिए कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। यानी कि आज जो आप दिल्ली में कुतुब मीनार देखते हैं वो उसका आधारशिला यानी कि न्यू जो रखा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था, लेकिन कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। बात करते हैं तो ये कुतुब मीनार का नाम जो है किसके नाम पे कुतुब मीनार रखा? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो रहे, एक सूफी संत रहे हैं, उसी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा। कुतुब मीनार की 2 मंजिल का निर्माण जो रहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, फिर बात करते हैं यहां पे, तो शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा कराया और मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण उसके शीर्ष का पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ओके, कुछ और निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के। पहला, दूसरा है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, और दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा जो राजस्थान में अवस्थित है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो 1210 ईसा में लाहौर के चौगान खेल खेलते समय घोड़ा से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। बात करते कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह लाहौर की गद्दी पर बैठा, जो कि वह जो था एक अयोग्य शासक था। उसने केवल 8 महीने ही शासन किया और 1211 में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर के खुद शासक बन गया। ठीक है, उस समय इल्तुतमिश जो था कहीं का सूबेदार रहा था, और कहां का रहा मैं बताऊंगा। देखो, आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। देखिए मैं बात करूं तो पहले के शासक जो थे वो क्या करते थे, बाजार से दासों को खरीद कर लाते थे, और अगर उनकी पुत्रियां रहती थी, बेटियां रहती थी, तो उसी दास से अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे और अपना दामाद बना लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पुत्री थी, बेटी थी, और गुलाम है वो इंसान, गुलाम है तो हमें छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, हमारी दासता को स्वीकार करेगा और हमारी बेटी हमारे ही राज्य में हमारे पास ही रहेगी और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इस कारण कुछ ऐसा करते होंगे। तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और गुलाम के साथ साथ उनका दामाद भी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। मैं कह रहा था ना कि उस समय जो ये सूबेदार था कहां का? बदायूं का। जब ये आराम शाह एक अयोग्य शासक साबित हुआ तो वहां के राजा अमीर लोगों ने यह फैसला किया कि इल्तुतमिश को बुलाया जाए, क्योंकि अनेकों युद्ध में इल्तुतमिश ने अपने सर्वश्रेष्ठता को दिखाया है, अपने महानता का परिचय दिया, जिसके से प्रभावित होकर उसे बुलाया गया। बात करते हैं कुतुबुद्दीन। देखो, इल्तुतमिश के बगदाद के खिलाफ से सुल्तान की उपाधि धारण की, सॉरी खलीफा से, खिलाफ से नहीं खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। इससे पहले
दो शासक आपको देखने को मिला। सबसे पहला जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह दास्ता से बहुत जकड़ गया था और वह अपने राजा के, अपने मालिक के प्रति बहुत ही उदार था। आराम सा तो 8 महीने के लिए शासन किया और वो एक आयोग था, तो वो क्या करेगा फिर उपाधि धारण करके। फिर उसने इल्तुतमिश ने धारण किया। फिर बात करते हैं, जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगबर्णी पर आक्रमण किया, तब जलालुद्दीन मांगबर्णी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इसने शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खान के आक्रमण से अपनी रक्षा की। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी। बात करते हैं अब इल्तुतमिश की। अब इल्तुतमिश से रिलेटेड कुछ जानकारी को लेते हैं। इसने सल्तनत के 3 महत्वपूर्ण अंग, इक्का, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। कौन? इल्तुतमिश ने सल्तनत के 3 महत्वपूर्ण अंग का गठन किया, एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली। याद रखिएगा, एकता प्रणाली क्या है? धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना, जो कि ये बहुत ही घटिया किस्म का प्रणाली इसने अपनाया और यही प्रणाली जाकर के फाइनली अंत में दिल्ली सल्तनत को नष्ट पतन करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। दूसरा है सेना, यानी कि धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। तो मैं बता दूं थोड़ी सी कि जो भी उस समय इसके शासन में कार्य करते थे, उसे वेतन के स्थान पे मुद्रा या धन नहीं दिया जाता था, भूमि ही दे दिया जाता था। लो 10 कट्ठा ले जाओ, ऐश करो, 10 बीघा ले जाओ, 1 बीघा ले जाओ, इस प्रकार से ये भूमि दे देता था वेतन के बदले। जो घटिया था प्रणाली ये। दूसरा है सेना। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क ए चलमानी कहते हैं या चलीसा दल कहते हैं या दल चलीसा कहते हैं। ठीक है, ये बनाया। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित कुछ सिक्के हैं जिसे जान लेते हैं। टंगा नाम का एक सिक्का चलवाया, यह चांदी का सिक्का था, याद रखिएगा। जीतल नामक एक सिक्का चलवाया, ये तांबे का सिक्का था और इसमें 1:48 का अनुपात था, 48 का अनुपात था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे की ओर बढ़ूं। अब बता दूं आपको कि इल्तुतमिश की प्रमुख विजय क्या रही। देखिए, जब से शासन किया उस समय से 1215 से तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन इल-दौस को पराजित किया। तराइन का तृतीय युद्ध। 17 में मंसूरा के युद्ध में नसरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया और 26 में बंगाल विजय की यहाँ के शासक गियासुद्दीन को पराजित किया और 27 में सिंध तथा मुल्तान विजय नसरुद्दीन कुबाचा को भी पराजित किया इसने। यानी कि बात करें 1226 से 31 तक राजपूत पर विजय प्राप्त किया और फिर 35 में पंजाब के खोखरों पर भी विजय किया। यहीं से आरंभ होता है कि इन शासकों का मेन मकसद जानते हैं क्या बन गया? राजपूत घराने की लड़कियों से, महिलाओं से विवाह करना। और आगे चलकर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे शासक आते हैं जो आक्रमण करते हैं, धन लूटते हैं और धन लूट करके विवश करते हैं कि वह अपनी, अगर वह सुरक्षा चाहते हैं, संधि चाहते हैं, तो अपने कन्याओं से हमारी विवाह कराएं, अपने बेटियों से, अपनी बहन से हमें विवाह कराएं। जिसके कारण कुछ नारी जो है जौहर कर लेती हैं। जौहर करने का मतलब है कि अग्नि कुंड में कूद करके अपने आप को अग्नि के हवाले समर्पित कर देना, कि एक मुस्लिम शासक, मुस्लिम व्यक्ति के थ्रू हमारा शोषण हो। मैं बात करूं तो वो शोषण करना ही चाहते थे विवाह करके, और किए भी हैं। तो यही उनका मेन मकसद था और कुछ नहीं था। और इसके थ्रू वो ये चाहते थे कि अपने इस्लाम धर्म को एक उच्च स्थान पे ले जाना, इंक्रीज करना, यानी कि पूरे भारत में इस्लाम का ही डंका बजे, बस, और कुछ उनका मकसद नहीं था। तो फाइनली ये चाहते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं, पूरी चीजें मैं बताऊंगा। बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था
जिसके शासन में, जिसके राज्य में अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो लाल वस्त्र पहनकर आए, उसे न्याय मिलेगी और उसे कोई नहीं रोकेगा राजा तक पहुंचने में। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसके अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जो इसकी पुत्री थी, जो पिक्चर में घोड़े पे बैठी हुई रजिया दिख रही हैं, क्योंकि इसके जो भी पुत्र थे वो अयोग्य थे, एक पुत्र योग्य भी था, तो ये एक आक्रमण में, एक अभियान में वो मारा गया, जिसके बाद वो सभी के सभी पुत्र उसके अयोग्य साबित हुए और वो जो था अपने बेटी को एक योग्य शासक शासिका मानता था और वो जो था अपने जीवन काल में ही अपने पुत्री को एक शासिका के रूप में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे नियुक्त कर दिया था। उस समय तो सभी अमीरों ने, सभी राज प्रांत के राजाओं ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ चलो ये शासिका बनेगी, बट जैसे ही मृत्यु होती है इल्तुतमिश की, ये पासा जो है पलट जाता है और पलटने के बाद जो है विद्रोह जो है उठता है, विद्रोह एक भड़कता है, फूटता है। बात करते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदार ने रजिया को शासक ना बना करके उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र था और बहुत ही बड़ा अयोग्य था। इन 40 सरदारों का जो चलीसा दल था या दल चलीसा था, उनका मेन मकसद ये था कि भले ही गद्दी पे इल्तुतमिश का पुत्र बैठेगा, लेकिन शासन, सत्ता और कानून तो हमारे हाथों में रहेगी और हम शासन करेंगे और हम जैसे कहेंगे वैसा ये तो करेगा, क्योंकि उसे तो इसकी कोई समझ नहीं थी। इसलिए उन लोगों ने रजिया को गद्दी पे बैठने से मना किया। दूसरा ये है कि रजिया जो थी एक मुस्लिम महिला थी, ये भी एक इनका सबसे बड़ा कारण रहा कि इन्हें गद्दी पे नहीं बैठाया गया। मुस्लिम घराने की लड़कियां जो है, जो नकाब जिसे बुर्का कहते हैं, उसे नहीं हटाती थी और बिना नकाब के नहीं चलती थी और मुस्लिम औरतों को शासन करना नहीं, मतलब नहीं, शासन करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। रीजन ये था कि उन लोगों के मन में ये था कि हमारे ऊपर एक नारी शासन करेगी, वो भी मुस्लिम, ये भी कुछ रीजन रहा है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा रीजन ये रहा था कि नारी रहना, नारी होना। उनके अंदर की बात यही है कि नारी होना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहा, सबसे बड़ी परेशानी रहा। ठीक है, और कुछ उनका कारण नहीं रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा और जानकारी लेते हैं रजिया सुल्तान से। बात करें, रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहन करके दरबार में पहुंची। जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच जो है पहुंची और न्याय मांगी, तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। जनता ने एक्सेप्ट किया कि चलो रजिया सुल्तान बनेगी, क्योंकि न्याय के लिए पहुंची है और इसके पिता ने जब इसे शासिका घोषित किया है, इसे सत्ता को दिया है, तो फिर आप कौन होते हैं कि आप किसी और को शासक बना दे। ओके, चलिए फाइनली आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां से देखते हैं रजिया एक दृष्टि में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने जलालुद्दीन याकुत को प्रोन्त करके अमीर ए आखुर नियुक्त किया था, जिसे बात बता दें कि ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति से रजिया को बहुत लगाव था। अब मैं बता दूं कि अनेक इतिहासकारों का अनेक तरीकों से पक्ष रहा, तर्क रहा, वितर्क रहा। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि भाई जब ये शासिका हैं तो अपने गुप्तचरों से, अपने मंत्रियों से, अपने कार्य करने वाले व्यक्तियों से इनकी लगाव और इनकी संबंध जायज है, क्योंकि सत्ता और शासन को संभालना, इनसे लगाव रखना जायज है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये दोनों क्या थे, लवर थे। इन दोनों के बीच जो था एक अट्रैक्शन था, जो कि प्यार का। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। तो एक रीजन ये भी बनता है कि रजिया जो है ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाई।
तुर्क अमीरों ने रजिया का जलालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया, जो कि ये अफवाह अब सही है या गलत है प्यारे, ये मैं क्लियर नहीं बता सकता। जो इतिहासकारों, जो विद्वानों ने रखा है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और आप जान रहे हो। ठीक है, फाइनली आगे की ओर मैं बढ़ता हूं। रजिया जो थी तबर हिंद के सूबेदार अलतुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लेता है। ठीक है, और 1240 में कैथल के निकट रजिया और अलतुनिया की हत्या कर दी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि हत्या जो है ये जा रही थी, दोनों मिल जा रहे थे कहीं, तो कुछ डाकुओं ने हत्या कर दिया। कुछ का कहना है कि यही अमीरों ने जानबूझ करके डाकुओं को भेज करके उन दोनों की हत्या करा दी ताकि वो जो है शासन कर पाए। ठीक है, फाइनली आगे की ओर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के कुछ उत्तराधिकारी की मैं बात करूं तो इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो बना वह 8 महीने के लिए वो उसका पुत्र रहा। रजिया 4 साल के लिए बनी, उसके पुत्री रही। बहराम शाह बाद में शासक बना रजिया के बाद, वो 2 सालों के लिए बना, 40 से 42 के बीच। ये इल्तुतमिश का ही पुत्र था। अलाउद्दीन मोहम्मद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, यानी कि इल्तुतमिश का पोता था। ठीक है, पौत्र। और निकरुद्दीन मोहम्मद शाह इल्तुतमिश का पौत्र, या आपको बता दे कि इसका ही पोता था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। पहले देखते हैं रुकनुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, ये बस 46 से 66 के बीच में शासन किया है। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना और यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान रहा। कौन? यह रुकनुद्दीन जो था, यह धार्मिक प्रवृत्ति का शासक रहा। यह कुरान की प्रांतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रांतियों को बेच करके अपना जीवन यापन करता था। प्यारे, मैं बात करूं तो आप सोच करके यह आश्चर्य होंगे कि भाई ये कैसा शासक था, उतने बड़े सल्तनत का शासक हो करके ये प्रांतियों को लिखता था, कुरान के कुछ लाइनों को, कुछ छंद को, कुछ पैराग्राफ को लिख करके कुछ पत्तियों के रूप में बेचता था। टोपी की सिलाई करके, टोपी बना करके ये बेचता था और बेच करके उससे जो रुपया ये गेन करता था, प्राप्त करता था, कमाता था, उससे अपने जीवन यापन को करता था। बताओ ये कैसा शासक था। तो यही कारण है कि यह एक अयोग्य शासक था और इसका फायदा अमीरों ने उठाया और उठा करके भरपूर लाभ उठाया, मजा लिया, एकदम भोग विलास अच्छे से किया। इसने बलवन को अपनी वाजीर बनाया था। बलवन जो था ये इसका वाजीर था और बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया था, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से। तो एक प्रकार बलवन का दामाद जो था ये था और इसका ससुर बलवन था। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलवन ही अगला शासक बना। अब बताओ कि ससुर के रहते दामाद का मृत्यु हो जाए, ये अचानक मृत्यु है? तो कहोगे कि नहीं, अचानक मृत्यु तो कम संभव होती है। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बलवन ने ही उसे मरवा देता है या मार देता है। ओके, तो फाइनली आगे की ओर बढ़ते हैं। अब शासन देखते हैं बलवन का। 66 से 86 के बीच, 1286 के बीच बलवन का शासन आता है। बलवन जो था ईरान का रहने वाला था। ठीक है, और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार ही किया। ओके, इसने ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना शुरू किया और उसने दरबार में सजदा और पैबोश की परंपरा को प्रारंभ किया। मैं पहले बता चुका हूं कि बलवन कौन था, कहां से आया और कैसे शासन को स्थापित किया और कैसे दिल्ली सल्तनत को अपने हाथों में लिया और कैसे शासन स्थापित किया। मैं बता दूं कि जब ये वाजीर था तो दिल्ली सल्तनत की हर एक चीज से वाकिफ था, और उसमें भी उसका जो शासक था वो उसका दामाद था, तो सब जानता था, जिसके कारण इसे सत्ता स्थापित करने में ज्यादा परेशानी और ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये रहा इसका कुछ पॉइंट। फिर मैं बात करूं तो ये सजदा और पैबोश की परंपरा क्या है। सजदा का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब शासक के सामने आएगा तो घुटने के तले बैठेगा और ये पीठ के भरे यानी कि सीने के भरे ऐसे सपाट
फर्श पे लेट जाएगा और तब सरकार के पैरों को चुंबन करेगा, उसके अंगूठे को चुंबेगा। यही सजदा और पैबोस कहलाता है। बहुत ही घटिया तरीका था। अपने आप को ये समझता था मैं गॉड हूं और गॉड के द्वारा भेजा गया एक दूत हूं, क्योंकि इस शासन सत्ता पे सब कोई शासन नहीं कर सकता है, वही शासन करेगा जो जिसे गॉड ने नियुक्त किया है। और ये कहता था कि मुझे गॉड ने नियुक्त किया है, इसलिए मैं शासन कर रहा हूं। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ईश्वर की या जिल्ले अल्लाह यानी कि ईश्वर की छाया मानता था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। बलवन ने दल चलीसा को समाप्त कर दिया जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। मैं बात करूं रक्त और लौह की नीति क्या है, जो भी इसके विरुद्ध कुछ भी करता था उसे मार देता था, एकदम खत्म कर देता था। ओके, तो ये था, किसने बहुत ही रक्त और लौह बहाया। बलवन के बाद अगला शासक कैकुवाद बना, जो एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक यूमर्स था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईसा में कर देता है। फिर बात करते हैं अब खिलजी वंश की। दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश है और खिलजी वंश 90 से 1320 तक शासन करता है। खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो था खिलजी, ओके, जलालुद्दीन खिलजी था। सबसे कम समय तक शासक था कौन? दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासन जो था सबसे कम समयों तक था। खिलजी तुर्क को 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक यूमर्स की हत्या करके की। अब इसके कुछ ऐसे शासक हैं: जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाब उल दिन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नसरुद्दीन खुसरा शाह खिलजी। फाइनली मैं बता दूं कि जो योग शासक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे ही मैं पढ़ाऊंगा। आप कहोगे कि सर क्यूमर्स के बारे में क्यों नहीं बताएं? तो क्यूमर्स जो था एक अयोग्य शासक था, और अयोग्य शासक होकर के क्या करेगा? वो ना ही कुछ अभियान कर पाएगा, ना ही कुछ आक्रमण कर पाएगा, ना ही कुछ सत्ता के रूल और रेगुलेशन में परिवर्तित कर पाएगा। तो फिर उसके बारे में हम आपको क्या जानकारी दें? चलिए पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी जो था ये संस्थापक था खिलजी वंश का। इसकी राज्यारोहण की बात करें तो ये 1290 में किलोखरी में स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेता है। किलोखरी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1292 को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण किया। बताओ 70 वर्ष की अवस्था में किसी इतने बड़े सल्तनत के शासक को पराजित कर देना मतलब कितना अजीब लग रहा है ना। ठीक है, तो समझ लो कि बहुत ही ज्यादा अयोग्य था। ठीक है, बात करें इसने अपने शासन में राजधानी कहां नियुक्त किया? जलालुद्दीन खिलजी का राजाभिषेक कैकुबार द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। ओके, के समय कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिसे देखते हैं। पहला है मलिक अज्जू का विद्रोह हुआ खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के समय। कब? 1290 में हुआ। कड़ा का सूबेदार मलिक अज्जू ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया। रंथ भैरव अभियान 1291 में सुल्तान रंथ भैरव अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। यहाँ का शासक हमीर देव था। और मंगोलों का आक्रमण जो है 1292 में होता है। ठीक है, और अब्दुल खां के नेतृत्व में हुआ मंगोलों पर आक्रमण, जिसने मंगोल पराजित हुए। अब ये देखो, सिद्धमौला को मृत्यु दंड, देवगिरी अभियान और सुल्तान की हत्या, ये मेजरली इंपॉर्टेंट है, रीड करना आप। ठीक है,
देखो, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और 22 अक्टूबर 1296 में यह दिल्ली का सुल्तान बना। उसका भतीजा और दामाद भी था। देखो, ये पहले से चला आ रहा है कि मुस्लिम वर्ग के लोग अपने ही रिलेटिव से विवाह करते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं रियलिटी, ठीक है, जो इतिहास बता रहा है। अभी करते हैं नहीं करते हैं, मैं उसका साक्ष्य प्रमाण नहीं दूंगा, बट आपको ये दे रहा हूं अभी। ठीक है, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो है था अली तथा गुरसास्प था। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो, इसने अपने सिक्कों को सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। ठीक है, यह एक नए धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा जो मुस्लिम विद्वान थे उसके कहने पर अपना निर्णय बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थाई सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने और सैनिक के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ये दो कार्य इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य थे और बहुत ही अच्छा कार्य रहा, सराहनीय। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। इसने लूटे हुए धन, जिसे खम कहा जाता था, याद रखिएगा उस समय लूटे हुए धन को खम कहा जाता था, और उसने सुल्तान, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति धन लूट कर लाता था उसमें सुल्तान का 25% हिस्सा चाहिए, यानी कि फिक्स कर दिया गया था। 25% पहले था, लेकिन इसने बढ़ा करके 75% कर दिया। बताइए कितना अत्याचार हो रहा था। ठीक है, फिर अलाउद्दीन के चार प्रमुख सेनापति थे। पहला था जफर खा, नुसरतन खा और उल्गू खा और मलिक काफूर। बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 100 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते हैं, सॉरी 1000 दिनार में खरीदा था। देखो, मैं बात करूं कि इसके समय में कुछ मंगोलों का आक्रमण रहा। ठीक है, कुछ मंगोलों का आक्रमण रहा, तो यहां पे मैं बात आपको बता दूं कि 1297 में मंगोल नेता कादर खा रहे, 1299 में सलदी रहा और 1299 में कुतुलुग ख्वाजा था। ठीक है, तो ये कुछ रीड कर लोगे, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका विद्रोह देखो, 1301 में उसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए। पहला था अकद खा का विद्रोह, उमर खा एवं मंगू का विद्रोह, और थर्ड हाजी मौला का विद्रोह। अब अध्याय देश क्या था? देखो, एक शासक गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा बारिद तथा मुहीना या जासूस की नियुक्त किए गए। अमीरों की पारस्परिक मेल जोल पर विवाह संबंध पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि विद्रोह बढ़ रहे थे, इसलिए रोक लगा दिया गया था। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दिया गया था। अनुदान में दी गई भूमि इससे वापस ली गई और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उसके पास अत्यधिक संपत्ति है, उसे कर के रूप में ले ली जाए। अब अलाउद्दीन के अभियानों को 2 भाग में बांटा जाता है। पहला है उत्तर भारत के अभियान, दूसरा दक्षिण भारत के अभियान। उत्तर भारत के अभियान में अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के कई राज्यों को जीत लिया तथा जीते हुए राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारत के राज्य को जीतकर भी उसने अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करवाया, अपने अधीन शासक करने का अधिकार दिया। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे। गुजरात विजय रहा, गुजरात और रंत भैरव विजय। इस समय वहां का शासक गुजरात का कर्ण वघेला था। यह 1299 में हुआ। गुजरात अभियान हुआ और कर्ण वघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया
और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। दूसरा अभियान रंथ भैरव विजय था, जो कि 1313 से 11 तक चला, 1300 से 1301 तक चला। इस यहाँ का शासक हम्पी देव था और इसने रंथ भैरव अभियान हुआ। हम्पी देव के मंत्री रनमल के विश्वासघात के कारण 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। ओके, अब वहीं आता है चित्तौड़ विजय, जो कि मैं बता दूं कि 1303 में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया। रानी पद्मावती को देख करके अलाउद्दीन ने मोहित हो गया, क्योंकि रानी पद्मावती बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया। किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया, जो कि इस जौहर की कुछ पिक्चर में दिखा रहा हूं। धधकते हुए लौह कुंड में सभी महिलाओं ने रानी पद्मावती के साथ कूद जाती है और कूद करके अपनी इस क्या कहते हैं नासवर शरीर को जो है अग्नि को समर्पित कर देती है। तो ये जो है सती प्रथा, सतीव्रता नारी का ये एक साक्ष्य है, प्रमाण है कि हमारे हिंदू धर्म में नारी जो रही है वो पहले से ही, यह इतिहास गवाह है कि सती थी। ठीक है, ये प्रमाण आप देख रहे हैं। ठीक है, और क्या बताएं, आप बच्चे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारे धर्म का क्या इतिहास रहा है और अन्य धर्मों का क्या इतिहास है। इस समय यहाँ का शासक मालदेव था। मालवा का जब हुआ था 1305 में मालवा अभियान हुआ, जिसमें महलदेव पराजित हुए और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया। अब देखते हैं, ये तो उत्तर भारत का था। अब दक्षिण भारत अभियान देखते हैं। दक्षिण भारत में पहला अभियान देखिए देवगिरी अभियान था, जो 1307 में हुआ। इस समय देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र देव था। 1307 में मलिक कफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राज राय की उपाधि प्रदान की। देखिए, तो उस समय उन सुल्तानों का यही मकसद ही था जो ये फुलफिल कर दिए। तेलंगाना अभियान जो था, इस समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। उसकी राजधानी जो थी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्रदेव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ये सब शासक कुछ हैं जो वो थोड़ा सा अयोग्य हैं। इस समय अब होयसल राज्य पर आक्रमण जो हुआ 11 में, तो मैं बता दूं कि वहां का जो शासक रहे हैं, थोड़ा वेट करेंगे, तो वहां के जो शासक प्यारे रहे हैं, तो वहां के शासकों की मैं बात करूं, ध्यान से देखना, वहां के शासकों की मैं बात करूं तो वहां के शासक कौन रहा। देखो, वहां के शासक होयसल राज्य का जो शासक रहा वो बलदेव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी और इसने भी सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर ली। अब देखो, पांड्य राज का आक्रमण, वहां का शासक कौन था? वीर पांड्य था। ठीक है, और इसकी राजधानी मदुरा था। ठीक है, 11 में मलिक कफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांडल ने इसके हाथ नहीं लगा। यहां पर उसने भीषण लूटपाट किया। ठीक है, दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अच्छा शासक था। ठीक है, क्यों भाई? अपने उसके अधीनता को स्वीकार करके अपने। फिर बात करते हैं खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, बात करते हैं तो खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की। इस संदर्भ में बर्नी उल्लेख करता है। बर्नी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं और ये उल्लेख करते हैं बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुरक्षा के लिए लागू की गई थी। ठीक है,
और मैं बात करूं, ये बाजार नियंत्रण की नीति दो सिद्धांतों पर आधारित थी। उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण और बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी ना हो जाए। सुल्तान ने 4 प्रकार की बाजार गठित किया। पहला है मंडी, यह अनाज का बाजार था। इससे संबंधित 8 जज्बात अधिनियम थे। पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारण किया जाता था। अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने सहाना ए मंडी की नियुक्ति की और जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था किया। दूसरा है सराया अदाल, न्याय का स्थान। इससे संबंधित 5 अधिनियम थे। सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इससे विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, चीनी आदि बिकता था। घोड़ों, दासों तथा मवेशियों का भी बाजार इसने गठित किया। सामान्य बाजार भी इसने गठित किया। ठीक है, अब कुछ निर्माण का कार्य इसने किया। इसने अलाई दरवाजा दिल्ली में जो है इसने ही बनवाया। सिगरी का किला दिल्ली में इसने ही बनाया। 1000 खंबा महल दिल्ली में इसने ही बनवाया। ठीक है, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया और खुद उसका प्रति शासक बन गया। लगभग 35 दिनों के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे छोटे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक कफूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा। अब बात आता है मुबारक शाह खिलजी की। इसने 16 से लेकर के 20 तक शासन किया, मात्र 4 वर्षों तक। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी। ठीक है, और इसने नहीं दिया। इसके साथ की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इसके साथ की, तो ध्यान से देखेंगे आप कि ये स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया है। ठीक है, क्या क्या ये स्वयं को जो है खलीफा घोषित कर देता है। ये एक ऐसा शासक था जो अपने स्वयं को जो है खलीफा घोषित कर देता है। ओके, तो फाइनली आगे की ओर हम बढ़ते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल एरर कभी कभी आ जा रही है। देखिए, इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था, कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था। यानी कि ये इसका दिमागी संतुलन की मैं बात करूं तो ये सही नहीं था। और सही नहीं था तो फिर ये क्या करता था, महिलाओं के जो वस्त्र थे वो पहनकर आ जाता था या निर्वस्त्र भी आ जाता था। बाद में इसके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बना। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 20 तक कुछ ही दिनों के लिए शासक रहा। उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई। खिलजी वंश को खत्म कर दिया गया। इसके बाद अब आता है तुगलक वंश। खिलजी वंश होता है प्यारे द एंड। अब आता है आपका तुगलक वंश, यहां से आरंभ होता है। तुगलक वंश की मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन करने वाले शासक, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले जो वंश था वो ये तुगलक वंश ही था। गजनी मलिक जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसके संस्थापक था, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, जो 1320 से 25 तक शासन किया। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। मैं बात करूं, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, संभवतः यह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण करवाया है। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक। इसने डाक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ एवं तीव्रगामी बनाया। ओके, फिर बात करते हैं, इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया
और इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़ों को दागने तथा चेहरे प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया, यानी कि इसने कुछ हद तक अच्छा कार्य किया। फिर इसकी सैन्य अभियान को देखते हैं। तेलंगाना विजय जो था, जुन्ना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त किया और इसके बाद जुन्ना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा। तिरहुत विजय जो था, मंगोल पर विजय, उसके बाद जुन्ना खां के नेतृत्व में इसने मंगोल पर भी विजय प्राप्त किया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया और जब यह बंगाल से वापस आ रहा था तो उसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दे। इसके वजह में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हनूजो दिल्ली दूरस्थ, अर्थात हजूर दिल्ली अभी दूर है, अभी आइए। तो इसमें कुछ समझाने की चीजें नहीं है, इसलिए मैं रीड करके आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। फिर बात करते हैं इसके मृत्यु से। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तब लौटते समय तुगलकाबाद से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गई। यही जो महल है गिर जाती है, नहीं सॉरी ये महल नहीं, जिसके दबकर इसकी मृत्यु मार्च 1325 की हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है तुगलकाबाद में है और ये उसकी मकबरा है प्यारे, ठीक है, याद रखना ये बातों को। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की मैं अगर बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक देखो ध्यान से, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1325 से 1391 तक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान था, सल्तनतों में सर्वाधिक विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक। अब बात करते हैं अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्रशील या पागल एवं रक्त पिपासु भी कहते हैं, जिसे एमबीटी भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक देखिए, इसकी योजनाएं जो रहती थी योग रहती थी लेकिन वह असफल हो जाती थी। अब ये जो भी इसका कारण रहा हो, इसकी कुछ प्रशासनिक योजनाओं का क्रम है। पहले इसने द्वाब में कर वृद्धि की योजना को लाया, फिर उसने राजधानी परिवर्तन की योजना को लाया, फिर इसने प्रतीक मुद्रा की योजना, खुरासान अभियान की योजना, कराची अभियान की योजना और कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना इसने लाया। अब देखो द्वाब में कर वृद्धि योजना को देखते हैं। ये जो था राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, द्वाब में कर वृद्धि बढ़ा करके, इसलिए इसने करों में वृद्धि योजना बनाई और योजना को सर्वप्रथम द्वाब क्षेत्रों में लागू किया। परंतु जब उसने यह योजना लागू किया तब दुर्भाग्यवश कहें या इसका नसीब अच्छा नहीं था, उस द्वाब क्षेत्रों में अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और उसी समय यह योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया और यह किसान का पहला विद्रोह इसके प्रति रहा और किसानों ने विद्रोह के कारण इसके किसानों के लिए दीवाने ए आमिर कोही नामक एक विभाग बनाया। ठीक है, दूसरा है राजधानी का परिवर्तन। फिर देखिए इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया, दौलताबाद में स्थानांतरित किया। इसका मुख्य उद्देश्य था मंगोल आक्रमण से अपने राजधानी को बचाना तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रसार करके वहां राजनीतिक के प्रभुत्व स्थापित करना। इसलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदलने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा। बाद में उसे फिर राजधानी दिल्ली लानी पड़ी और इसमें जो भी खर्च हुआ उसकी राजकोष से गई। फिर सांकेतिक मुद्रा की योजना इसने लाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए जिसका मूल्य चांदी के टांगे के मूल्य के बराबर होता था। ठीक है, और बात करें, इसने अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भरा। तो देखो ये इसकी कुछ पागलपन था कि भाई जो मुद्रा मैं चला रहा हूं, जो सरकार राजाएं चला रही हैं, उस मुद्रा को मौन रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, लेकिन इसने नहीं रखा। जब इससे समझ आया कि इस योजना असफल हो गई
तब इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं। देखिए ये कितनी बड़ी जो है इसकी मूर्खता है, ठीक है। और इस तरीके से करने से इसकी पूरी की पूरी राज्य कोष जो थी वो क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, जो भी राज्य कोष का धन था। ओके, फिर मैं फाइनली बात करूं खुरासान अभियान योजना। इस समय खुरासान ईरान जो है मंगोलों के शासन का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक स्थिरता थी। इसी राजनीतिक स्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई, जिसके लिए 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष की अग्रिम वेतन दे दिया इसने। परंतु अंतिम समय में इसने खुरासान के शासकों से संधि कर लिया। जब इसे संधि करना ही था तो इतने सैनिकों की 1 साल तक की रकम क्यों दिया, वेतन क्यों दिया? तो ये इसकी कुछ मूर्खता थी। अब कराचिल अभियान योजना देखते हैं। देखिए कराचिल अभियान योजना की मैं बात करूं तो इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय के दुर्गम चोटी कराचिल अभियान के लिए भेज दिया, ठीक है, जहां पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ आपसी विवाद के कारण ही लड़कर मर गए, ठीक है। फिर बात आती है कि इब्ने बतूता के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी ही बच जाते हैं इसके। अब कहां 3,70,000 और बचते हैं सिर्फ आपके 10 अधिकारी। प्यारे ये आश्चर्य की बातें हैं। वापस पाए गए और इसी के समय मोरक्को का एक यात्री इब्ने बतूता भारत आया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी विद्वत्ता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ये देखो इब्ने बतूता, ठीक है, जो पीक में घोड़े पे बैठे हुए दिख रहे हैं। अब देखिए तुगलक वंश से कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी। इसके शासनकाल में दक्षिण के दाहिर हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और इसी समय 1347 ईसा में एक स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1391 को हो गई और उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि अब जो है जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। ये किसका कहना है? इतिहासकार बदायूनी का। अब फिरोज शाह तुगलक जो है 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे उन निर्णयों को वापस लिया जो कि उसके पूर्व शासकों के द्वारा लिए गए थे। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कुछ इतिहासकारों ने सल्तनत काल का अकबर जो है फिरोज शाह तुगलक को कहता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक जो था वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम, ये मैं पहले बता चुका हूं, रीड कर लेना, आगे की ओर मैं बढ़ता हूं। ऋणों की समाप्ति। फिरोज शाह तुगलक ने शासन बनते उसने किसानों के ऋण को माफ किया और उसके केवल 4 कर लगाए गए थे। खराज जो लगान था, खुसमस जो युद्ध से लूटने के माल पर कर था, जजिया जो गैर मुसलमान कर वाला था, जकात जो इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार हो और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज या असहाय और साधनहीन हो। ठीक है, देखो बात करते हैं राजनीतिक अपराधों के दंड विधान के में कुछ परिवर्तन इसने किया। राजनीतिक अपराध जैसे कि राजद्रोह बगण के दंड विधान में परिवर्तन कर कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था किया। सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था। इसने उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह जो है
जागीर देने की प्रथा पुनः शुरू कर दिया। जागीर देने की प्रथा यानी कि जमीन देने की प्रथा को ये पुनः शुरू कर देता है। ओके, ये बात याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे आइए। आगे है हमारा यहां मुद्रा में सुधार। फिरोज शाह ने 3 प्रकार की मुद्रा का प्रचलन किया। संसगानी, यह चांदी का मुद्रा था, यह टंगा के मूल्य के 1/6 थी। ओके, अध, यह तांबे की मुद्रा थी, यहां चित्तल के मूल्य 1/12 थी। विखत, विख, यह तांबे की मुद्रा थी। नहरों के निर्माण की बात करें तो सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्र थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उन्हें सिंचाई कर लिया जाता था, जो उपज का 1/10 होता था। ओके, दासों से प्रेम इसने सिखाया। यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए बदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंगा वार्षिक वेतन दिया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं सिफाखाना की व्यवस्था यानी कि निःशुल्क चिकित्सालय स्थापना इसने करवाया और दार उल सफा नामक राजकीय अस्पताल भी इसने खुलवाया। इसके उत्तराधिकारी जो थे, इसके 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद खां। इसने फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई और मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया। इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना। इसने 1388 से 89 तक शासन किया और बात करें 1389 में इसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अबूबकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने और उसका इतना प्रभाव ना रहा। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद बना। ठीक है, चलिए फाइनली आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अब इसके बारे में देखिए, मार्च 1394 में दिल्ली सल्तनत का शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह बना। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता है, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। 17 दिसंबर 1398 को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया। पुनः वजीर उल्लू खां ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बैठा लिया। सुल्तान 1414 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। सुल्तान ने ओके, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। ओके, अब आता है सैयद वंश और कुछ वंशों के बाद एक और वंश पढ़ेंगे, फिर हमारा ये अंत हो जाएगा। 14 से 1451 तक इसका शासन रहा। खिज्र का इसका शासक बना। खिज्र का के बाद 2 इसके आए, मोहम्मद मुबारक शाह और एक खालिद खां। खालिद खां के बाद मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह। चलिए देखते हैं इन चारों के बारे में। खिज्र खां की मैं बात करूं तो ये सैयद वंश का संस्थापक जो थे। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। बात करें, इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। खिज्र खां दिल्ली स्वतंत्र शासक था दिल्ली का, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और ना ही अपने नाम का सिक्का जारी किया। ये बात आ गई जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था उसके जैसा।
इसने रैयत ए अल्लाह नामक उपाधि धारण कर रखी थी। खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, बस इतना जान लो, इनफ है। मुबारक शाह जो था, खिज्र खान ने तो मुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, परंतु उसके पुत्र ने सुल्तान की उपाधि ली थी। और बात करें यहाँ पे बात करें तो ध्यान से देखेंगे आप, कुछ चीजों को ध्यान से देखिए। और साथ ही साथ उसने शाही नामक उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं आगे की, तो इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम था अहमद सरहिंद। ठीक है, इसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था तारीख ए मुबारक शाही। देखिए, बात करें, इसने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इसने भटिंडा और द्वाब क्षेत्रों में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था। ठीक है, और इसके वजीर द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। ठीक है, दी जाती है। आगे देखिए, मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला शासक सुल्तान बना। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फारिद खान था। इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक मोहम्मद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद जो है दोनों में संधि हो गए और मोहम्मद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, 1 मिनट, मैं कुछ चीज़ों को एक बार देख लूँ। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अब अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में देखो। ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह का वजीर जो था, जिसका नाम हामिद खां था, इसने हामिद खां से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चले गए। अब एक शासक जो है अपने राज्य को छोड़कर अलग चला जाता है, क्यों? क्योंकि उसके वजीर से कुछ मतभेद हो जाता है। ये गलत बात है। दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि हामिद खां की कुछ षड्यंत्रों के कारण उसकी मृत्यु करा दी जाती है। उसके बाद वजीर ने दिल्ली का राज्यपाठ बहलोल लोदी को सौंप देता है। फिर वहां पे अब बहलोल लोदी शासन करता है। बात करें बहलोल लोदी की, तो ये लोदी वंश का संस्थापक है। यह दिल्ली के सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किया। यह कभी उच्च सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि यह कालीन पर बैठता था और अपने चारों तरफ अपने अमीरों को बैठाते थे। इसने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की, जो टांगे के मूल्य का 1/3 थी। यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही। बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, याद रखेंगे। बात करते हैं सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना और लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक सिकंदर लोदी रहा। इसके पिता बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे और तीसरा पुत्र था और इसका नाम निजाम खां था, लेकिन बाद में यह सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बना। सिकंदर लोदी के कुछ प्रमुख कार्य हैं। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और बाद में आगरा को ही अपनी राजधानी बना लिया। याद रखेंगे, छोटी छोटी जानकारी इस लोदी वंश से आपको लेना है, ज़्यादा लेना नहीं है डेप्थ में। सिकंदर लोदी के कुछ प्रमुख कार्य, इसने कृषि विकास के लिए गज-ए-सिकंदरी नामक प्रमाणिक नाप की प्रचलन किया, जिसका उपयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था। सिकंदर लोदी एक लेखक भी थे और वह फारसी भाषाओं में कविताएं लिखा करता था, लेकिन वह अपने नाम से कविता नहीं लिखता था। उसने कविताएं लिखने के लिए जो है गुलरुखी, ठीक है, नामक उपमा रखा हुआ था। गुलरूफी नामक उपमा रखा हुआ था।
याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे, कुछ भी समझने में कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो फाइनली चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की कुछ और स्लाइड को देखते हैं। फिर बात करते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 17 से 26 तक शासन करता है। यह दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था। बात करें 1518 में खथोली का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी का सामना राणा संघा से हुआ और उस युद्ध में राणा संघा की विजय हुई। इब्राहिम लोदी के चाचा अलग खां और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने मिलके बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण भेजा। बाबर ने भारत में 11 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी सेना बहुत छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। ओके, इब्राहिम लोदी की मैं बात करूं तो बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। इसके दो प्रमुख तोपची थे जिसका नाम अली और मुस्तफा था। इसने युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया और इस पद्धति और तोपों के प्रयोग से छोटी सेना होने के बाद भी उसने इब्राहिम लोदी के इब्राहिम लोदी के विशाल सेना को भी हरा दिया। देखिए, कुछ ऐसा माना जाता है कि लोदी वंश के अंत होने का यहाँ पे कि इसके चाचा जो रहे ये क्या किए, बाबर को निमंत्रण भेजे कि आइए, इब्राहिम जो है बहुत ही अयोग्य शासक है, मैं आपके साथ में हूँ और इसे भी पराजित कीजिए और यहाँ पे शासन कीजिए। बाबर आया। बाबर के पास बहुत कम सेना था, लेकिन वह एक योग्य सेनापति था और युद्ध की पद्धति से परिचित था। उसने अपने युद्ध पद्धति को यूज किया क्योंकि उससे पहले अनेक युद्ध बाबर लड़ चुका था। 12 वर्ष की उम्र में ही वह सत्ता गद्दी पे बैठा था, तो यही कारण रहा। तो तोपों का प्रयोग किया और तुगलमा पद्धति की। तोप उसके दो तोपची थे, अली और मुस्तफा। तुगलमा पद्धति की मैं बात करूं तो यहाँ पे समझो कि ये छोटी सेना है, यहाँ पे खड़ी हुई है। ध्यान से देखो, ये छोटी सेना है और ये जो छोटी सेना है आपकी बड़ी सेना जो है ऐसे आ रही है और ये फैलते क्या कर रही है, इसको पूरी तरीके से खेल रही है। मैं एक और एग्जांपल लेकर के अगर मैं बताऊं तो ये देख लो, बॉटल की इस वाले को समझ लो कि ये एक इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना चल रही है और ये जो है ये अकबर की छोटी सेना है। अब तुगलमा पद्धति क्या करता है, यहाँ से इस सेना को फैलता है, फैलते और ये इब्राहिम लोदी की सेना इसमें आ जाती है और आकर के यहाँ से तुगलमा पद्धति के अनुसार अकबर का सैनिक इन्हें चारों तरफ से गोलाकार रूप में घेर लेते हैं। घेरने का कारण ये हो जाता है कि अब जो है उनके सैनिक बाहर निकल नहीं पाएंगे और नहीं निकल पाएंगे तो बाणों का बौछार कसके किया बाबर के सैनिकों ने और उन्हें पराजित किया। इब्राहिम लोदी ने राजपूतों की भांति आगे बढ़ता गया, कुछ भी पद्धति का यूज नहीं किया, नहीं उसके पास एक योग्य और सेनापति था जिसके कारण वह युद्ध जीत सके। इस कारण जो है ये दिल्ली सल्तनत को बाबर के हाथों सौंप दिया बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब कुछ दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को देखते हैं। सुल्तान के पदाधिकारी, अब एक बार इसे आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक है अमीर ए हाजिब, दूसरा है दीवान ए वाकुफ जो जलालुद्दीन खिलजी ने खर्ची के ब्यौरे को तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की थी। दूसरा है दीवान ए खैरात, दीवान ए अमीर कोही। ये सब चीज़ आप रीड करोगे क्योंकि मैं पहले बताते आया हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना। सल्तनत कालीन कुछ प्रमुख कर हैं जो खराज या खिराज कर है। ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर है। यह सामान्यतः उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी 1/2 भाग ही वसूल करता था। उस तरह की बात करें तो ये मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर है जो 1/5 से 1/10 के बीच में लिया जाता था। खुमस सैनिक अभियानों के समय लूटे हुए धन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, रीड कर लेना। ठीक है, मैं एक जगह जो है इकट्ठा करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, रीड कर लेना, आपको समझ में सब आ जाएंगे। ठीक है, सभी कर के बारे में मैं अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, अब कुछ इमारतें हैं इस दिल्ली सल्तनत की। मस्जिद, जो सभी चीज़ें मैं बताया हूँ, देख लेना। कुतुब मीनार, 2.5 दिन की झोपड़ा, आप रीड करोगे हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस मैं पहले पढ़ाते आया हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ी सी नेटवर्क
इश्यूज हैं जिसके कारण आपको यहाँ पे अच्छे से कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाते चलो। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसे रीड कर लेंगे। ओके, अलाई दरवाज़ा, ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ, ठीक है। अब देखो 10 है, 10 जो है ये देख लेना। अब यहां से हम आरंभ करेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य देखो, इधर आप इधर देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं पेन को अब ले लूँ तो बेटर होगा। इधर देखो ये राजपूत, ठीक है, इधर देखो बहमनी साम्राज्य जो है इधर है, ठीक है। दौलताबाद यहाँ पे है आपका, यहाँ मैं ले लूँ आपके लिए ब्लैक, ओके, ब्लैक भी नहीं वाइट लेता हूँ, ठीक है, आ जाइए यहाँ से लूँ, ठीक है। देखिए दौलताबाद जो है ये रहा आपका, जो कि आपका बहमनी साम्राज्य की मैं बात करूँ तो ये पूरा बहमनी साम्राज्य है। बीजालपुर की मैं बात करूँ ये रहा, ठीक है। वारंगल देखो यहाँ पे है, ठीक है। मैं बात करूँ गोलकुंडा की तो देखो यहाँ पे है। हैदराबाद यहाँ रहा, ठीक है। विजयनगर की मैं बात करूँ तो ये देखो विजयनगर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और तुगलकाबाद जो है यहाँ पे आपको इधर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मैप जो है विजयनगर की है। मैप पे ज़्यादा विशेष फोकस ना दो, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 में इसका उद्धार हुआ और 1650 तक ये रहा। मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य जो रहा विजयनगर साम्राज्य था। इसकी स्थापना दो भाइयों ने, हरियर और बुक्का नामक दो भाई, 1336 के माधव विद्यारण्य के प्रेरणा से की थी। पहले इसका नाम हम्पी या हस्तिनावती था। यह नगर बाद में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बात करें विजयनगर साम्राज्य जो है, वही बात है, हटाओ। विजयनगर साम्राज्य की मैं बात करूं तो देखो ये 4 वंशजों के शासक है। पहला इसमें संगम वंश है, दूसरा है सालुग्य, तीसरा है तालु वंश और चौथा है अरविडु वंश, ठीक है। फटाफट से इन चारों वंशों को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके लेक्चर को द एंड करते हैं। संगम वंश देखो, हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। हरियर की मैं बात करूं, हरिहर संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसने अनेक गुंडी को अपनी राजधानी बनाया। हरिहर प्रथम ने अपने शासन में 17 वर्ष बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। फिर इसी नगर के नाम पर विजयनगर साम्राज्य पड़ा। हरिहर जो था पहले संगम वंश का ये प्रथम शासक था और ये जो था अन्य गुंडी को अपना राजधानी बनाया। फिर बाद में इसने 17 वर्ष शासन करने के बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाता है और इसी के नाम पे इस वंश का नाम विजयनगर पड़ता है। ओके, रिपीटेड पीपीटी है। अब बात करते हैं हरिहर। देखो 1346 में होयसल राज्य को विजयनगर में मिलाया। फिर इसने 47 में हम्पी साम्राज्य की स्थापना से विस्तार रुक गई और इसमें हरिहर प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1356 में, ठीक है। तो होयसल की मैं दिखाऊं आपको, तो होयसल इसमें आपको दिखा सकता हूं लेकिन आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। तो फाइनली चलिए मैप को छोड़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बुक्का वन की, जो कि 56 से 77 तक राज्य करता है। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासक बना। इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। इसने अपना एक राजदूत चीन भी भेजा था। बुक्का इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया और इसी उपलक्ष्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। वैदिक धर्म, वैदिक काल के बारे में मैं आपसे बताया हूं, इस पे चर्चा किया हूं एंशिएंट हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। मैं बात करूं तो इसमें कुछ ज्यादा आपको माथापेशी करने वाली कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं एक ही चीजों को बार बार रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट करूं। मैं नहीं चाहता कि इस इंपॉर्टेंट टाइम में आपका टाइम वेस्ट हो। देखो ये बुक्का प्रथम का पुत्र था। हरिहर द्वितीय सिंहासन पर महाधीराज की उपाधि धारण करके बैठा। अब बुक्का के बाद जो है उसका किसका पुत्र, बुक्का का पुत्र जो था हरिहर द्वितीय था,
जिसने महाधीराज की उपाधि धारण करके जो है बैठता है गद्दी पे। अब बात करते हैं हरियर द्वितीय ने कनारा, मैसूर और बात करें त्रिनल, पल्ली, कांची आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया। बहमनी सुल्तान ने कई बड़े आक्रमणों को उसने विफल किया और उन्हें परास्त किया। उसने सबसे बड़ा सफल पश्चिम के बहमनी राज्य के बेलगांव और गुआ शिन्ना था। ठीक है। अब हरियर द्वितीय जो है 77 से 1404 तक ही शासन किया। इसने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था, याद रखना। सफलतापूर्वक राज्य करने के बाद 1314 में हरियर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद विरूपाक्ष प्रथम आता है, 1404 से यह शासन करता है। इसी का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद विरूपाक्ष प्रथम सिंहासन पर बैठा, अधिकार लिया। राजगद्दी पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही विरूपाक्ष प्रथम ने अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा अपदस्थ कर दिया, अपने भाई को मार डाला। ठीक है। इस प्रकार उसका शासन बहुत ही अल्पकालीन रहा, बहुत ही कम समयों तक रहा। तो उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा जानकारी आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा वेट कर लो, नेटवर्क इश्यूज हैं जिसके कारण जो है प्यारे आपको ये पीपीटी जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। बस थोड़ा देर में मैं यहाँ से हो जाएंगी। बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आप अच्छे से समझकर पढ़ रहे हो। ठीक है। कुछ भी डाउट्स और कुछ भी प्रॉब्लम फेस आप नहीं कर रहे हो। ठीक है। फाइनली अगर कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट हो रहा होगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, ताकि मैं आगे के लेक्चर में आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है। फाइनली मैं देखूं कि अभी तक नहीं आ पाया, बट थोड़ा वेट कर लो, आ जाएगा। ओके, देखो आ गया। तो थोड़े सा टेक्निकल और नेटवर्क इश्यूज है, बस कुछ नहीं। अब बुक्का द्वितीय की बात करें। देखो, विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ जाने के समय उसके भाई विरूपाक्ष प्रथम ने उसका विरोध किया था। बुक्का द्वितीय केवल 2 वर्ष तक ही शासन कर सका। ठीक है, क्योंकि मार डाला भाई उसने भाई नहीं। देवराय प्रथम आता है, 6 से 22 तक यह शासन करता है। हरियर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी जो था, इसने अपने शासन काल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना भी करना पड़ा इसको, और ये वास्तविक शासक उत्तराधिकारी इसे माना जाता है। किसे मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो था देवराय प्रथम था। ये हरियर द्वितीय के बाद ऐसा शासक आया, नहीं तो कोई भी आया तो 2 साल 1 साल और अपने ही गृह कलेश में, अपने ही गृह युद्ध में वो मरे और मारे और ध्वस्त हो गए। ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लो, हो जाएगा। ओके, मैं यहां से कुछ चीजों को एक बार देख लेता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं। यहां दिखा रहा है आपको ऑफलाइन, तो यहां से आप कुछ चीजों को देखिए। मैं यहां से कुछ चीजों को देखूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, 1 मिनट वेट करेंगे थोड़ा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। और जब दिक्कत नहीं है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि क्या 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 प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 102। ओके, जस्ट वेट डियर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, फटाफट से हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। वेट करिए थोड़ा देर। और राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए जो है तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई। इसके शासन में ही इटली का यात्री निकोलो कोनडी, जो कि 1420 ईसा में विजयनगर की यात्रा कर आया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो जाननी है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेंगे तो देखिए, तो ये सब चीजें आपको समझना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। आगे की ओर जब आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ चीजों को कि यहाँ पे देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे, जो इनके प्रसिद्ध जो है तेलुगु कवि रहे हैं। 1422 ईसा में देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। अब देखिए देवराय द्वितीय जब आते हैं, प्रथम के बाद उनका पुत्र देवराय प्रथम के बाद उनका पुत्र जो है रामचंद्र जो है 1422 में सिंहासन पर बैठा, परंतु कुछ महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। जयचंद्र के बाद उसका भाई वीर विजय गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासन काल अल्पकालीन रहा। ठीक है, इसका शासन बात करें, वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय हुआ उसके बाद, और बात करें देवराज द्वितीय इस वंश का सबसे कम महान शासक था, जो कि जनसाधारण में इंद्र का अवतार माना जाता था। ठीक है, देवराय द्वितीय जो है इसके समय में फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर अपने दरबार में भेजा था। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था, इसने बड़ी संख्या में, और उसके लिए मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, इसने मस्जिद का निर्माण भी कराया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया, और इसकी 1446 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। बस थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी शासकों से लेनी है, रिपीटेड है। आगे चलिए, अब आता है मल्लिकार्जुन। ठीक है, जो कि 46 से 65 तक रहता है। बात करें यहां पे देवराय द्वितीय के बाद उसका पुत्र मल्लिकार्जुन जो है विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना, यानी कि शासक बना। उसके समय में उड़ीसा एवं बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा के कुंडबिंदु एवं उदयगिरी के इलाके पर आक्रमण किया इसके समय में। ठीक है, और इसको उड़ीसा के गजपति शासक ने बुरी तरह से पराजित किया। ठीक है, कुछ समय के बाद चंद्रगिरी ने नरसिंह सालू ने इसका सिंहासन उससे छीन लिया। ठीक है, तो ये चीजें आप जानो। अब देखो हार के इस अपमान को ना सह पाने के कारण 65 में इसकी मृत्यु हो गई सदमा के कारण। अब विरूपाक्ष द्वितीय आता है, 65 से 85 तक रहता है। विरूपाक्ष द्वितीय जो था संगम वंश का अंतिम शासक था, और 85 में विरूपाक्ष की हत्या कर दी गई और संगम वंश समाप्त हो जाता है। फाइनली आगे बढ़ते हैं सालू वंश पे, थोड़ा फास्टली चलते हैं क्योंकि लेक्चर की जो टाइमिंग है बढ़ रही है। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। सालू नरसिंह के दो पुत्र थे, हिम्मा व इमाडिया नरसिंह। हिम्मा की हत्या के पश्चात इमाडिया नरसिंह को गद्दी पर बैठाया गया। इमाडिया नरसिंह के शासन काल में वास्तविक शक्ति अपने सेनापति नरसा नायक के पास थी। बताइए, उस समय इसके शासन काल में वास्तविक शक्ति सेनापति के हाथों में था। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडिया नरसिंह की हत्या कर दी और तुल्लु वंश का स्थापना किया। बस इतना ही जानो, सालू वंश से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। देखो, वीर नरसिंह की बात करें तो 1505 में वीर नरसिंह ने सालू वंश के नरेश इमाडिया नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ अधिकार कर लिया और तुल्लु वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह का पूरा शासन काल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमण के प्रभावित था। 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जब मृत्यु हो जाती है तो फिर थोड़ा वेट करो, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, बस थोड़ा सा वेट करोगे आपको सब सही देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइनली अगर यहां से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों को आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ पाओगे। कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेटवर्क इश्यूज के कारण ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो फटाफट से मैं अभी थोड़ा देर वेट करो, मैं अभी सब सही कर लूँगा।
तो डियर एक बात बता दूं कि एक छोटी सी टेक्निकल एरर आ गई है, जिसके कारण ये लेक्चर जो है आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर मैं जो है आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी लेक्चर का जो है पार्ट 2 मैं ला दूंगा, और जस्ट मैं कुछ ही कल मॉर्निंग तक आपको सेकेंड पार्ट भी इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और क्षमा चाहते हैं इसके लिए। बाय बाय। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय डियर स्टूडेंट।